स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार के बारे में। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार की समस्या सभी देशों में पाई जाती है और किसी न किसी रूप में ये हमें सभी जगह देखने को मिलता है। इसका कोई न कोई रूप सर्वत्र देखने को मिलता है। प्राचीन समय में छोटे छोटे राज्य होने और आमने सामने के घनिष्ठ संबंध तथा पारस्परिक परिचय के कारण भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या नहीं थी। उस समय अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र भी सीमित था, इसीलिए उनके भ्रष्ट होने के अवसर बहुत कम थे। लघु एवं प्राचीन जो समाज थे, उन समाजों में राजनीतिक पद उच्च जातियों के लोगों के पास ही थे। इसी कारण उस समय तक भ्रष्टाचार कुछ सीमित लोगों तक ही था। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों का उल्लेख किया है। अंग्रेजी राज्य की स्थापना और विशेषतः अगर हम देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में जो सार्वजनिक जीवन है, उस सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया। भ्रष्टाचार में व्यक्ति सामाजिक नियमों का सोच समझकर उल्लंघन करता है तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के हितों की अवहेलना करता है। भ्रष्टाचार में एक व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, निर्माण के कार्यों में घटिया स्तर की वस्तुओं का उपयोग करता है, पक्षपात का सहारा लेता है। आज़ादी के बाद भारत में भ्रष्टाचार की मात्रा बढ़ी और व्यापारी, उद्योगपति, विधायक, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक एवं राजनीतिज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं। इसके निवारण के लिए समय समय पर कई विभागों और समितियों की स्थापना की जाती रही, लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन के स्थान पर इसमें बढ़ोतरी ही होती चली गई। बोफोर्स तोप कांड, पनडुब्बी कांड, बिहार में चारा घोटाला कांड, हवाला कांड एवं पंजाब लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों संबंधी घोटाला, ये सारे उच्च स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासकीय भ्रष्टाचार के ज्वलंत उदाहरण हैं, जिनमें अखिल भारतवर्षीय स्तर के राजनेता और उच्च अधिकारी लिप्त रहे हैं। यह नैतिक पतन की चरम सीमा है और ऐसा प्रतीत होता है मानो रक्षक ही भक्षक बन गया हो। देश के एक उच्च अधिकारी के अनुसार भ्रष्टाचार लोएस्ट रिस्क और हाईएस्ट प्रॉफिट वाला व्यवसाय बन गया है, क्योंकि लोएस्ट रिस्क कम रहता है और प्रॉफिट बहुत सारा रहता है, इसलिए हाईएस्ट प्रॉफिट वाला व्यवसाय भ्रष्टाचार को कहा गया है। अब हम चर्चा करें भ्रष्टाचार की अवधारणा पर। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, क्या होता है भ्रष्टाचार? विभिन्न विद्वानों ने और संविधान में जो इसकी परिभाषा दी गई है, उन सब के बारे में। भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में हुआ है। पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना, यौन अनाचार, व्यापारियों द्वारा कम तोलना, मिलावट करना, स्मगलिंग, कालाबाजारी, न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर अपराध को मुक्त कर देना, चुनाव में जीतने के लिए गड़बड़ियां करना, चंदे की रकम में गोलमाल करना आदि सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। भ्रष्टाचार के स्थान पर अनुचित लाभ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अनुचित लाभ एक विस्तृत कोणीय अवधारणा है, जिसमें अनेक प्रकार के लाभ सम्मिलित हैं। इसमें पुलिस द्वारा ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों से सिगरेट स्वीकार करने से लेकर बड़े बड़े घोटाले तक आते हैं। ग्राफ्ट भ्रष्टाचार का ही एक चरण है। इसमें व्यक्ति अपनी शक्ति एवं राज्य के साधनों का व्यक्तिगत हित और पार्टी के हितों के लिए दुरुपयोग करता है। यह लाभ आर्थिक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया जाता है। भ्रष्टाचार के अनेक प्रकार होने के कारण इसकी परिभाषा कठिन प्रतीत होती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1964 के अनुसार
भ्रष्टाचार शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद अथवा जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग करना ही भ्रष्टाचार है। अगर आप स्वार्थपूर्ण प्रयोग करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं, तो उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसी प्रकार जो समाजशास्त्री हैं रॉबर्ट सी ब्रूक्स के अनुसार कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर प्रदत्त कर्तव्य का पालन न करना राजनीतिक भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सदैव कभी किसी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट लाभ के लिए कानून एवं समाज के विरोध में किया जाने वाला कार्य है। अगली परिभाषा दी है समाजशास्त्री इलियट व मेरिल ने, और इन्होंने कहा है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। आगे अगर हम इस परिभाषा या भ्रष्टाचार के अर्थ के बारे में चर्चा करें तो भारतीय दंड विधान की धारा 161 के अनुसार कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी वैध पारिश्रमिक के अतिरिक्त अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जब कोई लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाए तो यह भ्रष्टाचार है और इससे संबंधित व्यक्ति भ्रष्टाचारी है। यह परिभाषा केवल राज्य कर्मचारियों तक ही सीमित है। भ्रष्टाचार में व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये विभिन्न परिभाषाएं हैं। अगर हम अनुचित लाभ के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। अर्थ और परिभाषाओं के बाद में हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार की विभिन्न जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर। और सबसे पहली विशेषता है भ्रष्टाचार में स्वार्थ पूर्ति के लिए लघु मार्ग अपनाया जाता है। दूसरी है इसमें नकद या वस्तु के रूप में घूस दी जाती है। तीसरी इसमें अयोग्य के प्रति पक्षपात व योग्य के प्रति अन्याय होता है, इससे अंततः समाज को हानि होती है। नेक्स्ट है यह लेन देन के सिद्धांत पर आधारित है। अगली विशेषता है भ्रष्टाचार में पैसा उद्देश्य भी है और साधन भी। अगली है भ्रष्टाचार में कानून या नियमों की अवहेलना की जाती है। कभी कभी कानून के विपरीत न होने पर भी न्याय एवं नैतिकता के विरुद्ध आचरण भ्रष्टाचार कहलाता है। अगली विशेषता है भ्रष्टाचार में व्यक्ति अपने निश्चित कर्तव्य का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में कर्तव्यों का उल्लंघन जानबूझकर किया जाता है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार में कर्तव्यों का उल्लंघन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुचित लाभ उठाने के लिए किया जाता है। ये विभिन्न विशेषताएं हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। आगे हम चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार के कारणों पर। कौन कौन से कारण रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, समाज में भ्रष्टाचार आया है, उन सब के बारे में। इसमें सबसे पहला बिंदु हमारा है राजनीतिक इकाइयों का बड़ा आकार। राजनीतिक संस्थाओं का विशाल क्षेत्र होने के कारण सभी व्यक्ति इन संस्थाओं के कार्यों का लाभ नहीं उठा पाते। प्राचीन समय में स्थानीय और लघु समुदायों में राजनीतिक लाभ प्राप्त करना सरल था, किंतु वर्तमान में इन लाभों के सभी व्यक्ति हिस्सेदार नहीं बन सकते। अतः इन्हें प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कारण है प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के दोष। प्रजातंत्र में दलीय प्रणाली महत्वपूर्ण है। दल को समर्थन देने वाले व्यक्ति अपने हितों के अनुरूप शासक दल से कार्य करवाते हैं। दलगत राजनीति भी भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी है। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सत्तारूढ़ दल सभी प्रकार के उचित व अनुचित कदम उठाता है। भारत में आया राम गया राम, जिसे हम दल बदल भी कहते हैं, ये जो राजनीति है, इस राजनीति ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। तीसरा है व्यापार एवं राजनीति के निकट संबंध। बड़े बड़े व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के बीच गठबंधन के कारण कई उद्योगपति चुनाव के समय राजनीतिज्ञों तथा
जो सत्तारूढ़ दल होता है उस दल को भारी रकम के रूप में आर्थिक सहायता देता है। सत्ता में आने पर उनसे कई लाभ उठाए जाते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि वे कम टैक्स चुकाएं, टैक्स की चोरी करें, वस्तुओं में मिलावट करें और वस्तुओं का संग्रह करें, अधिक मुनाफा कमाएं, और इन सारे कार्यों के लिए इन्हें कई राजनेता संरक्षण प्रदान करते हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार के लिए अंग्रेजी में ग्राफ्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। सुविधा प्राप्त करने हेतु व्यापारियों द्वारा राजनेताओं को आर्थिक या चुनाव संबंधी सहायता प्राप्त करना ग्राफ्ट ही है। इस प्रकार से जो राजनीति का क्षेत्र है उसमें ग्राफ्ट के रूप में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सरकारी कार्यों का विस्तृत क्षेत्र। आजकल सरकार के कार्यों का दिनों दिन विस्तार हो रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, बिजली, सड़क निर्माण, समाज कल्याण, सफाई, भवन निर्माण, उद्योग, यातायात, रक्षा, शिक्षा और अनेक अन्य विषयों से संबंधित राज्य कार्य किए जाने लगे हैं। इन कार्यों का संचालन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि इनमें लगे सभी अधिकारी पूरी तरह से ईमानदार हों। होता यह है कि कई राजकीय कर्मचारी एवं अधिकारी अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर व्यक्तिगत लाभ कमाते हैं। सरकारी निर्णयों के लिए एक नहीं बल्कि अनेक व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। इस स्थिति का भी वे लाभ उठाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। वर्तमान समय में सामाजिक मूल्य बदले हैं। अब व्यक्तिवाद और भौतिक लाभ को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आज का व्यक्ति मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाता है। अतः व्यक्ति सभी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करके धनवान बनना चाहता है। नेक्स्ट है मुद्रा अर्थव्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन के कारण धन संग्रह करना और उसे छिपाकर रखना आजकल सरल हो गया है। नेक्स्ट बिंदु है भ्रष्टाचार उन्मूलन के कारगर तरीकों का अभाव। देश में अब तक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सशक्त एवं कारगर कदम नहीं उठाए गए और न ही भ्रष्टाचार के दोषी व्यक्तियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इससे भ्रष्टाचारियों को अपनी शक्ति व पद का दुरुपयोग करने की चिंता नहीं रहती और वे निश्चिंत होकर ऐसा कार्य करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है विकास के असमान अवसर। सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त न होने के कारण भी कई लोग अपना विकास करने एवं साधन जुटाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। अगला भ्रष्टाचार का कारण है निर्धनता। निर्धनता व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है चारित्रिक एवं नैतिक पतन। चारित्रिक एवं नैतिकता में पतन भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है। आज व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाता है, चाहे वह अनैतिक तरीके से ही क्यों न एकत्रित किया गया हो। धनी व्यक्ति की समाज में अधिक प्रतिष्ठा होती है। ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ एवं सच्चे व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई जाती है क्योंकि उसने महत्वपूर्ण पद पर रहकर भी आर्थिक लाभ नहीं उठाया। खुद भी खाए और दूसरों को भी खाने दे, ऐसा व्यक्ति ही आज व्यवहारिक माना जाता है। आज देश में चारों ओर चरित्र एवं नैतिकता का संकट है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासकीय कठिनाइयाँ। प्रशासकीय कठिनाइयों और बारीकियों से सभी व्यक्ति परिचित नहीं हैं, अतः झंझटों से मुक्ति पाने के लिए वे रिश्वत के रूप में रुपया देकर अपना काम निकलवा लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु है पूंजी संग्रह की प्रवृत्ति। आज लोगों में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ी है। सभी व्यक्ति धन कमाकर प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं। इसका कारण धन का दिनों दिन बढ़ता हुआ महत्व है, चाहे वह अनुचित साधनों से ही क्यों न कमाया गया हो। अगला बिंदु है शिक्षा का अभाव। भारत में जो जनसंख्या साक्षर है उसका प्रतिशत बहुत कम है। अशिक्षितों की अनभिज्ञता का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी एवं अधिकारी गण उनसे किसी न किसी रूप में रिश्वत के रूप में पैसा ऐंठ लेते हैं। नेक्स्ट है बेकारी। बेकारी से मुक्ति पाने के लिए भी व्यक्ति घूस देकर नौकरी प्राप्त करना चाहता है। इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगला बिंदु है कानून की अनभिज्ञता। विभिन्न क्षेत्रों में कानूनों की अनभिज्ञता एवं कानूनों की बारीकियों से सभी लोग परिचित नहीं हैं।
अतः जो लोग कानून के रक्षक माने जाते हैं वे लोगों की कानूनों के प्रति अनभिज्ञता का लाभ उठाकर रिश्वत लेते हैं। अगला है अपर्याप्त वेतन। जिन कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है वे अपनी आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भ्रष्ट तरीकों से धनोपार्जन करते हैं, अर्थात धन कमाते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। आज की राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। आज अधिकतर व्यक्ति वैध या अवैध तरीका अपनाकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। ईमानदारी, सच्चाई एवं वैध तरीके से जब सफलता हाथ नहीं लगती तो गैर कानूनी एवं भ्रष्ट तरीके अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आबादी की भिन्नता। बड़े नगरों में विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों एवं संप्रदायों के लोग रहते हैं। परिचितता एवं निकट संबंधियों के अभाव में किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति आर्थिक लाभ कमाना चाहता है। अगला है भ्रष्टाचार पनपाने में उच्चाधिकारियों का सहयोग। भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब उच्च अधिकारियों का भी सहयोग हो। एक कहावत है, भ्रष्टाचार ऊपर से और क्रांति नीचे से प्रारंभ होती है। कुछ समय पूर्व ही प्रधानमंत्री कार्यालय में हुए जासूसी कांड से प्रकट होता है कि इसमें उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे जो कि भारत के महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं गुप्त सूचनाएं विदेशी सरकार को बेच देते थे। जब रक्षक और शासन करने वाले व्यक्ति ही भक्षक और भ्रष्ट हों तो सामान्य लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार पनपाने में उच्च अधिकारियों का भी सहयोग होता है। नेक्स्ट बिंदु है कर्मचारी संघ। आज सरकारी और गैर सरकारी सभी विभागों में कर्मचारियों के संघ एवं संगठन बने हुए हैं। जब भी किसी कर्मचारी पर रिश्वत लेने या भ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है या उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है तो वे संगठन ऐसे किसी भी कार्रवाई का सामान्यतः विरोध करते हैं। वे कर्मचारी के प्रति अन्याय एवं शोषण का नारा बुलंद करते हैं, हड़ताल करते हैं और संपूर्ण शासन तंत्र को ही पंगु बना देते हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता, फलस्वरूप भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये विभिन्न कारण हैं जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।